नमस्कार दोस्तों हमने परसों के टॉपिक में पढ़ा था मौर्य वंश के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, बिंदुसार के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। मौर्य वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था बृहदत्त। 185 ईसा पूर्व के अंदर बृहदत्त की मृत्यु हो गई और भारत के अंदर नए वंश की स्थापना हो गई, सुंग वंश। आज हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन व समाज के बारे में। आज हम मौर्य प्रशासन व समाज के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जिस तरह आज वर्तमान के अंदर हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जिसके अंदर शासन प्रणाली कैसे चल रही है। उस समय भी राजा महाराजा होते तो उस समय भी वो शासन प्रणाली कैसे चलती थी। हमारा प्राचीन वंश मौर्य वंश है। हम इस वंश के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय भी जो शासन प्रणाली थी वो शासन प्रणाली कैसे थी। जैसे मौर्य प्रशासन था, ये भी अलग अलग भागों में बटा हुआ था। एक केंद्रीय प्रशासन था, प्रांतीय प्रशासन था, नगरीय प्रशासन था, सैन्य व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था थी, और गुप्तचर व्यवस्था थी। जिस तरह आज हमारा भारत देश एक संघीय देश है, सरकार के अलग अलग स्तर होते हैं। जैसे आज वर्तमान में स्तर होते हैं, केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है और सरकार का तीसरा स्तर स्थानीय सरकार होता है। उसी तरह उस समय भी ये सिस्टम बने हुए थे। केंद्रीय प्रशासन अलग था, प्रांतीय प्रशासन था, नगर शासन था, सैन्य व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था थी, व गुप्तचर व्यवस्था थी। इनको भी अलग अलग भागों में बांट रखा था। हम सबसे पहले पहला टॉपिक हमारा इसके अंदर रहेगा, केंद्रीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मौर्य काल के अंदर भारत के इतिहास में मौर्य काल में सबसे पहले केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। वो सबसे पहले मौर्य काल के अंदर थी। केंद्रीकृत शासन प्रणाली, वो शासन का प्रणाली मौर्य समाज के अंदर थी। तो हम केंद्रीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे जिसका भाग है केंद्रीय प्रशासन का, राजा। जैसे वर्तमान के अंदर हमारा सबसे बड़ा भाग शासन करने वाला होता है केंद्र सरकार में, वो होता है हमारा प्रधानमंत्री। उसी समय वहां पर प्रधानमंत्री नहीं, राजा था। तो सबसे बड़ा व्यक्ति होता था राजा। राजा के पास में समाज की अर्थात साम्राज्य की सर्वोच्च सत्ता, साम्राज्य की सर्वोच्च जो सत्ता होती थी वो सत्ता राजा के पास होती थी। साम्राज्य की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास होती थी। राजा सबसे बड़ा होता था, साम्राज्य के अंदर सबसे बड़ा राजा होता था। लेकिन राजा के ऊपर भी अंकुश था। ये नहीं कि राजा निरंकुश होता था। राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकता था, संपूर्ण जनता की उसके ऊपर भी अंकुश होता था। तो राजा के ऊपर भी क्या था? राजा के ऊपर भी अंकुश था। राजा के ऊपर भी अंकुश था। तो राजा सबसे बड़ा व्यक्ति होता, साम्राज्य का सर्वोच्च सत्ता का अधिकारी होता, जिसके ऊपर भी अंकुश होता था। देखो, राजा के बाद में हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट इसका है मंत्रिपरिषद। अकेला राजा पूरे साम्राज्य का कार्यभार नहीं संभाल सकता था, इसलिए अलग अलग मंत्रियों की व्यवस्था कर रखी थी। तो मंत्रिपरिषद बना रखा था। शासन में राजा की सहायता हेतु, शासन में राजा की सहायता हेतु एक परिषद बना रखी थी जिसका नाम था मंत्रिपरिषद, जो शासन के अंदर राजा की सहायता करते थे। देखो, मंत्रिपरिषद में क्या था? दैनिक प्रशासन के अंदर, दैनिक प्रशासन में जो 3-4 जो मंत्री होते थे, मंत्रियों का विभाग था। जो मंत्री होते थे 3-4 दैनिक प्रशासन में राजा की सहायता के लिए जो मंत्री होते, उन्हें
उन्हें मंत्रिण कहते। उन्हें क्या बोलते थे? मंत्रिण बोलते थे। देखो हमने यहाँ पर राजा के बारे में पढ़ा, तो कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग होते। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग होते थे। राजा होता, सेना होती, अमात्य होता, मित्र होता, दुर्ग होता, कोष होता, व जनपद होता। मौर्य प्रशासन की जानकारी हमें कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ लिखा था कौटिल्य ने, इस अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ से हमें मौर्य प्रशासन के बारे में पता चलता है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह लिखा हुआ है कि कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग होते थे। एक राजा होता, सेना होती, अमात्य होता, मित्र होता, दुर्ग होता, कोष होता, व जनपद होता। ये राज्य के 7 अंग थे जो कार्य करने के अंदर सारे मिलकर के एक साथ कार्य करते थे और सत्ता को संभालते थे। तो मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा हमने। शासन में राजा की सहायता हेतु मंत्री परिषद बनी हुई होती थी और राजा की दैनिक प्रशासन में सहायता के लिए अलग अलग मंत्रियों का निर्माण किया हुआ था, जिसको हम मंत्रिण कहते थे। उसे क्या कहते थे? मंत्रिण कहते थे। दो टॉपिक हो गए हमारे, केंद्रीय प्रशासन में राजा हो गया और राजा के बाद में मंत्री परिषद हो गया। राजा हो गया और मंत्री परिषद हो गया। इसके अंदर तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो है तीर्थ व महामात्र। देखो तीर्थ क्या होता है, देखो भाई, और महामात्र क्या होता है। तो देखो तीर्थ क्या होता है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम तीर्थ। शासन की सुविधा के लिए शासन की सुविधा के लिए 18 विभाग बनाए गए थे। जिस तरह आज भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, तो उसमें भी शासन की सुविधा के लिए अलग अलग विभाग बने हुए थे। उन विभागों के अध्यक्ष, उन विभागों को कहते थे तीर्थ। विभागों को क्या कहते थे? तीर्थ। नाम हो गया तीर्थ। शासन की सुविधा के लिए 18 विभाग बने गए थे, उन विभागों को क्या कहते थे? तीर्थ कहते थे। अब देखो महामात्र, महामात्र कौन होते थे? महामात्र। ये जो 18 विभाग थे, इन विभागों को तीर्थ कहते। तथा इन तीर्थों के जो अध्यक्ष होते थे, इन तीर्थों के जो क्या होते? अध्यक्ष। इन अध्यक्षों को हम महामात्र कहते हैं। हो गया तीर्थ व महामात्र। तीर्थ शासन की सुविधा के लिए 18 जो विभाग बने हुए थे, उन विभागों को तीर्थ कहते थे। तथा जो महामात्र होते वो इन विभागों के जो ये तीर्थ होते, इन तीर्थों के जो अध्यक्ष होते उनको हम क्या बोलते थे? महामात्र बोलते थे। क्या बोलते थे? महामात्र। सबसे बड़े बड़े जैसे 4 तीर्थ हैं, हम पढ़ रहे हैं तीर्थ व महामात्रों के बारे में। तो उसमें 4 जो महत्वपूर्ण तीर्थ थे, 4 महत्वपूर्ण तीर्थ, सेनापति, युवराज, पुरोहित, मंत्री। ये 4 प्रमुख बड़े बड़े क्या थे? तीर्थ। तो इन तीर्थों के बारे में ये हो गया हमारा तीर्थ व महामात्र। उसके बाद में देखो समाहर्ता, शनिधाता, देखो समाहर्ता एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर। ये पार्ट जो है ये 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर इसके। तो समाहर्ता का अर्थ होता है राजस्व एकत्र करना, राजस्व एकत्र करना, ये समाहर्ता का अर्थ होता है। या आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना। जिस तरह आज हमारे वित्त मंत्री होते हैं, आय व्यय का ब्यौरा रखते हैं तथा
वार्षिक बजट को तैयार करते हैं। तो ये उस समय उस अधिकारी का नाम होता था समाहर्ता। समाहर्ता नाम का व्यक्ति राजस्व एकत्रित करता, आय व्यय का ब्यौरा रखता तथा वार्षिक बजट तैयार करता। अगला था सन्निधाता। तो सन्निधाता का मतलब क्या होता है? देखो भाइयों, सन्निधाता का मतलब होता है जो साम्राज्य था उस साम्राज्य के अंदर कोष गलन और बड़े बड़े अन्नागार बनवाना। सन्निधाता का मतलब होता था बड़े बड़े कोष गलन व अन्नागार बनवाना, ये सन्निधाता का कार्य था। अगला था अध्यक्ष। केंद्रीय प्रशासन के अंदर हमने राजा के बारे में पढ़ लिया, मंत्री परिषद के बारे में हो गया हमारा, तीर्थ के बारे में हो गया, महामात्र के बारे में हो गया, समाहर्ता के बारे में हो गया, सन्निधाता के बारे में हो गया, अध्यक्ष। देखो अध्यक्ष क्या होता है? ये जो सारे प्रशासन की सहायता के लिए मैगस्थनीज के अनुसार 26 अलग अलग विभाग थे और इन विभागों के अध्यक्ष थे। 26 अलग अलग क्या थे? विभाग। इन विभागों के अध्यक्ष थे। जैसे विभाग कौन कौन से? जैसे शीताध्यक्ष, यानी जो कृषि का बड़ा अधिकारी होता उसे शीताध्यक्ष कहते थे। जैसे मुद्रा अध्यक्ष, बूचड़ खाना, तो ये इत्यादि अलग अलग विभाग थे जो अध्यक्ष होते थे, जिन्हें क्या कहते थे? हम अध्यक्ष कहते थे। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मौर्य प्रशासन का पहला टॉपिक हो गया। एक टॉपिक हो गया केंद्रीय शासन प्रणाली। अब हम पढ़ेंगे प्रांतीय शासन प्रणाली। प्रांतीय शासन प्रणाली। तो देखो प्रांतीय शासन प्रणाली क्या थी? जिस तरह वर्तमान समय के अंदर केंद्र सरकार होती है, उसके बाद में राज्य सरकार होती है, उसी तरह ये प्रांतीय शासन प्रणाली उस समय भी विद्यमान थी। तो देखो प्रांतीय शासन प्रणाली मैगस्थनीज के अनुसार पढ़ते हैं। मैगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था इंडिका। उस इंडिका पुस्तक में भी जो मौर्य समाज है, मौर्य प्रशासन है, मौर्य वंश है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। मैगस्थनीज ने कहा था कि मौर्य जो प्रशासन है, जिसमें जो प्रांतीय प्रशासन है वो 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों के नाम थे उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग तथा मध्य देश। प्रांतीय प्रशासन को 5 भागों में बांट रखा था। एक उत्तरापथ था, एक दक्षिणापथ था, एक अवंती राष्ट्र था, एक कलिंग था तथा एक मध्य देश था। ये 5 भागों में इनको बांट रखा था। देखो हम पढ़ते हैं जो प्रांतीय प्रशासन, जैसे केंद्रीय प्रशासन के बारे में पढ़ा तो केंद्रीय प्रशासन का सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता था वो राजा होता था। प्रांतीय प्रशासन में प्रांतीय शासन व्यवस्था संभालने वाला, प्रांतीय शासन व्यवस्था संभालने वाला जो होता उसे हम कहते हैं राजकुमार या आर्यवत, आर्यपुत्र, आर्यपुत्र। प्रांतीय शासन संभालने वाले व्यक्ति को या तो राजकुमार कहते हैं या फिर आर्यपुत्र कहते थे। देखो इस प्रांतीय प्रशासन में जो प्रांत होती थी वो प्रांत जिलों में विभक्त थी। जिस तरह वर्तमान में भी हमारे राज्य के अंदर जिले होते हैं, तो जो प्रांत थी वो प्रांत जिलों में विभक्त थी। इन सभी जिलों को जिसे विषय कहते थे, इन जिलों में विभक्त थी। इन जिलों का जो शासन संभालते थे उसे स्थानिक बोलते थे। जिलों की जो शासन व्यवस्था संभालते थे उन्हें हम स्थानिक बोलते थे। तथा समाज की जो सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, जिसके मुखिया को गोप कहते, जो लगभग 10 गांवों को संभालता था। जैसे आज सरपंच होता है, छोटी इकाई सबसे जिसके मुखिया को गोप कहते थे, जो 10 गांवों को संभालता था। कितने गांवों को संभालता था?
10 गांव को संभालता था। ये सबसे छोटी इकाई। हाँ देखो, हमने अभी पढ़ा प्रांतीय प्रशासन, अब हम पढ़ेंगे नगरीय प्रशासन। तो हम पढ़ेंगे नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन में क्या है? नगरीय प्रशासन में मेगास्थनीज के अनुसार, यानी उसकी पुस्तक इंडिका में लिखी हुई बात है, मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल था। 30 सदस्यों का एक मंडल था, जो मंडल 6 भागों में विभक्त था। जो मंडल कितने भागों में? 6 भागों में विभक्त था। हर भाग में 5-5 सदस्य थे। हर भाग में 5-5 सदस्य। नगरीय प्रशासन में क्या था? मेगास्थनीज के अनुसार 30 सदस्यों का एक मंडल होता था, जो मंडल 30 भागों में विभक्त था। हर भाग के अंदर 5-5 सदस्य होते थे। जैसे मैं बता दूं आपको, उद्योगों व शिल्पी कार्य का निरीक्षण करने वाला दल, कार्य का निरीक्षण। दूसरा हो गया विदेशियों की देखरेख। तीसरा हो गया जन्म मरण का लेखा जोखा। चौथा हो गया बिक्री कर वसूलने वाला, बिक्री कर वसूलने का दल। पांचवा हो गया था व्यापार व वाणिज्य का दल। और छठा जो दल था वो था उद्योगों की देखभाल। यानी कि सदस्यों का जो एक मंडल था 6 भागों में विभक्त था, वो 6 भाग ये थे। पहला भाग वो था कि उद्योगों में शिल्पों का जो काम होता था उनका निरीक्षण करना। दूसरा जो दल था विदेशियों की देखरेख करना, क्योंकि उस समय हमारी भारत की संस्कृति को देखने के लिए हमारा भारत विश्व गुरु कहलाता था। हमारे देश की संस्कृति को देखने के लिए विदेशों से बहुत सारे लोग हमारे देश भारत के अंदर आते थे। जन्म मरण का लेखा जोखा होता था, बिक्री कर वसूलना तथा व्यापार व वाणिज्य का एक दल होता था, तथा उद्योगों की देखभाल करने वाला। ये 6 अलग अलग समितियां थी। इन 6 भागों में नगरीय प्रशासन विभक्त। ये था हमारा नगरीय प्रशासन। अब हम पढ़ेंगे मौर्य कालीन की सैन्य व्यवस्था के बारे में। देखो, मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। मौर्यकाल की जो सैन्य व्यवस्था थी वो बहुत ही सुदृढ़ थी। कहते हैं कि जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहला शासक था, जो मौर्य वंश का फाउंडर था, चंद्रगुप्त मौर्य जिस समय शासक था उस समय उसकी सेना के अंदर 6 लाख पैदल सैनिक थे। 6 लाख पैदल चलने वाले सैनिक। इतनी बड़ी सेना थी उसके पास में, चंद्रगुप्त मौर्य के पास। पैदल चलने वाले सैनिक अलग थे, जल सेना अलग थी, रथ सेना थी, हाथी पर सवार सैनिक थे, घोड़े पर सवार सैनिक थे। अलग अलग भाग थे। जल सेना अलग थी, तो पैदल सेना अलग थी, थल सेना अलग थी, रथ सेना, घोड़े, रथ सेना, हाथी, ये सारी अलग अलग प्रकार की सेनाएं थी चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर, और मौर्य के काल में। और उस समय बहुत ही जो सैन्य व्यवस्था थी बहुत ही वो मजबूत थी। ये अलग अलग विभाग थे, और इन विभागों की देखरेख करने वाले व्यक्ति थे, वो व्यक्ति भी अलग अलग भागों में बंटे हुए थे। 6 सदस्यों के 6 भागों में ये विभक्त थी, और जिसके अंदर 5-5 सदस्य होते थे, अलग अलग भागों में विभक्त थे। कहते हैं कि 6 लाख पैदल सैनिक थे, 50,000 घोड़े, 9,000 हाथी। इतनी सुसज्जित रथों से सुसज्जित ये चंद्रगुप्त मौर्य की सेना थी। कहते हैं इन सेनाओं की जो देखभाल करने वाला जो व्यक्ति होता,
सेना की देखभाल करने वाला जो व्यक्ति होता उस व्यक्ति को अंतपाल कहते थे। प्रश्न छोटा सा है, अंतपाल का अर्थ बताइए। तो मौर्य काल में सेना की देखरेख करने वाला जो व्यक्ति होता था उसे अंतपाल कहते थे, उसे अंतपाल कहते थे। ये सैन्य व्यवस्था थी मौर्य काल की। हम पढ़ते हैं मौर्य काल की न्याय व्यवस्था के बारे में। जिस तरह आज भी हमारे जिला सेशन के न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, उसमें भी ये सिस्टम था। सबसे जो बड़ा न्यायालय था मौर्य काल के अंदर वो इनकी राजधानी जिसका नाम था पाटलिपुत्र, जिसका वर्तमान में नाम पटना है, जो बिहार की राजधानी है वर्तमान में। प्राचीन समय में इसका नाम था पाटलिपुत्र। और न्याय व्यवस्था का जो प्रमुख केंद्र था वो केंद्र पाटलिपुत्र में विद्यमान था। जैसे आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में है, तो उसी तरह मौर्य काल के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट था वो पाटलिपुत्र में विद्यमान था। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च जो अधिकारी होता, सर्वोच्च न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता वो सम्राट स्वयं होता था। सम्राट स्वयं न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। छोटे छोटे न्यायालय भी जैसे जिलों में विभक्त था, हर जिले में भी न्यायालय होते थे, अलग अलग भागों में ये विभक्त थे। सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सबसे बड़ी बात है न्याय व्यवस्था के इस संबंध में पढ़ रहे हैं हम, मौर्य काल के अंदर जो न्याय व्यवस्था थी वो दो प्रकार की थी। एक न्यायालय था जिसे कहते थे हम धर्मस्थलीय न्यायालय। एक न्यायालय था जिसे हम कहते थे कंटक शोधन न्यायालय। एक धर्मस्थलीय न्यायालय था और एक कंटक शोधन न्यायालय था। देखो भाई पढ़ते हैं इसके अंदर हम धर्मस्थलीय न्यायालय, जैसे वर्तमान में हम जिसको बोलते हैं दीवानी मुकदमे, और कंटक शोधक न्यायालय था जिसका मतलब फौजदारी न्यायालय। लड़ाई मारपीट झगड़ा फौजदारी न्यायालय। धर्मस्थलीय न्यायालय यानी जिसको दीवानी मुकदमे कहते थे, कंटक शोधन न्यायालय यानी जिसको फौजदारी न्यायालय कहते थे। अब देखो इनकी सुनवाई कौन करता था, कैसे होती थी सुनवाई? तो हम दीवानी मुकदमों की बात करते हैं। दीवानी मुकदमों में जब सुनवाई होती थी तो एक तो वे व्यक्ति होते जो धर्म में निपुण होते, जो धर्म में निपुण व्यक्ति होते थे, एक तो वो व्यक्ति इसके अंदर शामिल होते और एक शामिल होते एमाते। देखो एमाते का अर्थ क्या होता है? राजा का परामर्शदाता जो सम्राट होता है, जैसे आज कहते हैं हम पर्सनल असिस्टेंट पीए जो होता है, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनके पीए होता है जिनसे वो परामर्श लेते रहते हैं, परामर्शदाता होता है। तो उसी तरह ये भी जो एमाते का मतलब था राजा का परामर्शदाता। तो धर्म निपुण ऐसे व्यक्ति जो धर्म में निपुण थे तथा तीन एमाते मिलकर के और धर्मस्थलीय न्यायालय के अंदर सुनवाई करते थे। ये सुनवाई का काम यहाँ पे करते थे। ये था धर्मस्थलीय का, ठीक है। कंटक शोधन न्यायालय, देखो इसको कहते थे फौजदारी न्यायालय। इसके अंदर कौन था? इसके अंदर एक तो एमाते मिलकर के, एमाते व प्रदेष्टि, ये मिलकर के और फौजदारी न्यायालय के अंदर सुनवाई करते थे। एमाते का मतलब समझ के भी बताया मैंने आपको। एमाते का मतलब यानी राजा का परामर्शदाता, वो एमाते होता था। और प्रदेष्टि इसका मतलब क्या है? देखो छोटा प्रश्न क्या है, प्रदेष्टि कौन होता था? प्रदेष्टि कौन होता था? देखो हमने प्रांतीय प्रशासन के अंदर पढ़ा, प्रांतीय प्रशासन के अंदर हमने पढ़ा एक स्थानीय के बारे में पढ़ा, नाम सुना आपने। जो जिले का मुखिया होता है उसे स्थानीय कहते हैं, जो 10 गांवों का मुखिया होते हैं उसे हम गोप कहते हैं, तथा जो प्रांत का मुखिया होता है उसे हम राजकुमार कहते हैं। ये तीन नाम हमने पढ़े थे। अब देखो ये प्रदेष्टि कौन था? प्रदेष्टि एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा पद था जो क्या करता था? इनकी जांच करता था, जो इनके कार्यों की क्या करता था? जांच करता था, वो होता था प्रदेष्टि।
तो कंटक शोधन न्यायालय के अंदर यानी फौजदारी न्यायालय लड़ाई झगड़ा मारपीट ऐसे मामले होते थे, एमाते व प्रदेश मिलकर के और इन मुकदमों की सुनवाई करते थे। इन मुकदमों क्या करते थे? सुनवाई करते थे। ये न्याय व्यवस्था थी पूरे काल के अंदर। सबसे बड़ा जो जज होता था वो जज राजा होता था। सबसे बड़ा जज राजा होता, जो दोषी होता उसको सजा मिलती, सजा भी कम से कम मिलती थी। और आपने पढ़ा था, हमने पढ़ा पहले अशोक के बारे में कि जिस समय सम्राट अशोक था तो सम्राट अशोक ने जो धम्म महामात्र नियुक्त किए थे, उन धम्म महामात्र के तहत क्या होता था, यानी जो कैदी है उनकी सजा कम की जाए या उनको मुक्त किया जाए, अर्थात उनके साथ में हाँ जो दोषी होता उसको सजा मिलती लेकिन कड़ा उनके खिलाफ रवैया नहीं अपनाते थे। ये थी मौर्यकालीन की न्याय व्यवस्था। आगे हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे गुप्तचर व्यवस्था। प्रशासन की अंतिम इकाई है गुप्तचर व्यवस्था। जैसे आज भी गुप्तचर व्यवस्था होती है विद्यमान, उस तरह उसमें भी ये व्यवस्था थी गुप्तचर व्यवस्था मौर्य काल के अंदर। तो गुप्तचर जो व्यवस्था थी दो प्रकार की थी, एक का नाम था संस्था और एक का नाम था संचार। गुप्तचर व्यवस्था के तहत दो भाग थे, एक संस्था और एक संचार। संस्था का मतलब क्या था? संस्था का मतलब ऐसे व्यक्ति एक जगह रह करके, ऐसे व्यक्ति जो एक जगह रहकर गुप्त बातों की जानकारी देते थे उसे संस्था कहते थे। ऐसे व्यक्ति जो एक जगह रह करके गुप्त बातों की जानकारी देते उसे संस्था बोलते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो एक स्थान से संचार का मतलब भी होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में विचरण करना, तो ऐसे व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर आंकड़े प्राप्त करना, वह आंकड़े जुटाना, सूचनाएं प्राप्त करना, वो होते थे संचार। तो ये थी गुप्तचर प्रणाली। हम पढ़ेंगे अब मौर्यकालीन प्रशासन पढ़ लिया हमने पूरा, केंद्रीकृत इकाई के बारे में पढ़ लिया, प्रांतीय प्रशासन के बारे में पढ़ लिया, नगरीय प्रशासन के बारे में पढ़ लिया, सैन्य व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया, न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मौर्य समाज के बारे में। देखो मौर्य समाज क्या था। देखो ये जो जानकारियां हमें मौर्य समाज की जो बातें हैं, अर्थशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जिस अर्थशास्त्र के अंदर मौर्य प्रशासन की समस्त बातें लिखी हुई है कि प्रशासन कैसा था। समाज की बातें करते हैं, ये समाज की जो बातें हैं ये भी हमें अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र से पता चलती है। मैगस्थनीज द्वारा लिखित ग्रंथ इंडिका द्वारा पता चलती है। रुद्रदामन द्वारा लिखित ग्रंथ जूनागढ़ अभिलेख से पता चलती है। अशोक ने बहुत सारे अभिलेख खुदवाए, उनसे पता चलती है। जूनागढ़ अभिलेख नाम आ गया तो मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जिस समय शासक था मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, उस समय गुजरात के अंदर जूनागढ़ अभिलेख, जहां पर एक झील है जिस झील का नाम है सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था पुष्यगुप्त। इस पुष्यगुप्त नाम के व्यक्ति ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील का निर्माण हुआ। अशोक के समय सुदर्शन झील से नहर निकाली गई थी। स्कंदगुप्त के समय इसका जीर्णोद्धार हुआ था। सुदर्शन झील, देखो सुदर्शन झील के बारे में बताऊं, आपने नाम सुना होगा गिर पर्वत, नाम सुना होगा गिर अभयारण्य। गुजरात के अंदर गिर पर्वत है, वहां पर आस्था का केंद्र भी है गढ़ गिरनार। ब्रह्मा जी के पुत्र दत्तात्रेय का मंदिर है, वहां पे लोग जाते हैं, आस्था का केंद्र है जो गिर पर्वत के पास है, ऊपर है। और गिर अभयारण्य जो गुजरात का अभयारण्य है, जहां पर कहते हैं कि शेर खुले विचरण करते हैं इस अभयारण्य के अंदर। ये बात आ गई। तो इस समाज की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है।
मैगजीज द्वारा रचित इंडिका से प्राप्त होती है, रुद्रदामन जूनागढ़ द्वारा रचित जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है तथा अशोक के बहुत सारे अभिलेख थे जिन अभिलेखों से हमें मौर्यकालीन समाज की बातें उपलब्ध होती है। कहते हैं कौटिल्य के अनुसार उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था थी, उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था थी तथा अलग अलग वर्गों में भी लोगों को बांटा रखा था। कारीगर अलग होते थे, शिल्पी जो होते वो अलग होते, सैनिक होते वो अलग होते, सारे अलग अलग भागों में सभी को बांट रखा था। स्त्रियों की स्थिति कहते हैं कि स्मृति काल के अंदर स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन मौर्य काल के अंदर जितनी स्थिति पहले सम्मानजनक थी स्त्रियों की उतनी सुदृढ़ नहीं थी। हालांकि उस समय सती जो प्रथा थी वो सती प्रथा थी वो सती प्रथा मौर्य समाज के अंदर लागू थी। सती प्रथा मौर्य समाज में लागू थी। चंद्रगुप्त मौर्य के अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होता है कि स्त्रियां थी वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, ये प्रथाएं उस समय लागू थी। पुनर्विवाह जो था वो उस समय होता था, ये थी मौर्य समाज। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि त्रिमूर्ति शिक्षण संस्थान नाम लिख करके YouTube के ऊपर सर्च कीजिए तथा इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा देखें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।